हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह जो कि पारितंत्र अध्याय से होगा, इकोसिस्टम चैप्टर से होगा। और हम लोग इसी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समस्त उत्तर जो है वो हम लोग इस एक वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इसके बाद भी जो और चैप्टर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उस अध्याय का भी जो है हम लोग इसी एक वीडियो में अध्ययन करेंगे और उसके बाद भी एक और चैप्टर देखेंगे। टोटल 3 चैप्टर्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्शन देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा बच्चों, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। और सबसे पहला प्रश्न है बच्चा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? यह प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया है। मैं फिर से एक बार इस वीडियो में भी बता देना चाहता हूं कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको याद है उसके विकल्प के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 4 विकल्प कौन कौन से हैं। आप देखिए कि आपका याद किया हुआ विकल्प इसमें है या नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कीजिए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो जो आहार श्रृंखला सही है इसमें उसको देखने के लिए सबसे पहले अब चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि घास, गेहूं और आम। घास, बकरी और शेर, ये साफ लग रहा है कि बिल्कुल ही सही है, क्योंकि घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा शेर, यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इसके उपयोग का श्रेय सबसे पहले टॉन्सली को दिया जाता है। तो टॉन्सली जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा, और अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित प्रश्न क्या है? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या है? तो द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित शाकाहारी लोग होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है बच्चा आहार श्रृंखला में, वो सदैव एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो चरम समुदाय होता है वह मुख्य रूप से संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा ही नहीं होता है? कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला की ऊर्जा का जो दिशा होता है वो एक दिशीय होता है, इसीलिए कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है। अपघटक कैसे होते हैं? तो जो अपघटक होते हैं मुख्यतः ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। और इसी तरीके से आप भी जो है अपने समग्र प्रश्नों का संग्रह मुझसे पूछ सकते हैं। जो आपके डाउट्स हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, वैसे ही अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप उसके विषय में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? क्या है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, ये बताना है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। तो जो द्वितीयक उत्पादकता है वह मुख्यतः शाकाहारी से संबंधित होता है। भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ होता है? तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है कि पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण बना रहे। पारितंत्र में, इकोसिस्टम में जो पोषक तत्व हैं उनका एक चक्र बना रहे, कभी भी पोषक तत्वों की कमी न हो। तो भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है? तो पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण रहना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? कौन है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो स्वपोषी। स्वपोषी जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। इस तरीके से बच्चा लोग हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में कंप्लीट किया है अभी। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की लाइकेन
किनके क्रम में अग्रणी है? जो लाइकेन है वह किनके क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन जो होता है वह मुख्य रूप से शैल क्रमक और मरुक्रमक के क्रम में अग्रणी होता है, यानी बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी को ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या कर देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे लाल कि निम्नलिखित में कौन से उत्पादक नहीं है, यानी इनमें कौन कौन है जो उत्पादक ही नहीं है? तो मुख्य रूप से जो उत्पादक नहीं है वह एगेरिकस है। एगेरिकस जो है वह किसी भी प्रकार का कोई उत्पादक नहीं है। अगला है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? जब मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालिएगा तो उसमें सुपोषण होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपघटक है? तो जो मुख्यतः अपघटक होता है वह कवक और जीवाणु होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक और जीवाणु। क्लियर है बच्चा लोग? अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर। देखते हैं। जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का, जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश निक्षालन कहलाता है बच्चा लोग। निम्नलिखित में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? निम्नलिखित में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? तो जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है बच्चा, वह द्वितीयक अनुक्रमण मुख्यतः उजड़े हुए वनों में होता है। आप देख रहे हैं ये जो चैनल, इस चैनल के अंतर्गत ही ये जो वीडियो शूट हो रहा है यह मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में हो रहा है, और मां सरस्वती कोचिंग सेंटर अखौरीपुर गोला चौसा बक्सर में स्थित है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो 12वीं में फिजिक्स पढ़ना चाहता है, 12वीं में फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, मैथ पढ़ना चाहता है, बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो इन समस्त विषयों का अध्ययन हमारे यहाँ मात्र 750 रुपए में कराया जा रहा है। 750 रुपए महीने का जो है वह फीस है, और आप इस तरीके से 750 रुपीज पे करके इन सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर पढ़ना है तो 750, बायो एक्स्ट्रा है, इसका कोई फीस नहीं लगेगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और मैथ एक्स्ट्रा है तो मैथ का कोई फीस नहीं लगेगा, आपका केवल जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का लगेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेन सब्जेक्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लगेगा, और आपका जो फीस है वह टोटल 750 रुपीज लगेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लिटरेचर का क्लास, हिंदी और इंग्लिश का क्लास कहीं दूसरी जगह करें, हम केवल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ें, तो उनका शुल्क इतना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि हाँ हम सारे सब्जेक्ट्स का क्लास मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में धीरज सर के नेतृत्व में करेंगे, तो उसका फीस इससे भी कम हो जाता है। यानी बच्चा जब कभी भी सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करता है तो उसका फीस जो है वह 200 रुपए प्रति विषय की दर से लगता है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इसके बाद अगर हिंदी पढ़ता है बच्चा, इसके बाद अगर इंग्लिश पढ़ता है बच्चा, ठीक है, तो इसका जो फीस है वह कितना है? तो एक विषय का जो है वह 200 है। 200 रुपए दर के हिसाब से, 200 रुपए मासिक शुल्क के दर के हिसाब से वह तैयारी कर सकता है। अगर इसके अलावे मैथ अगर किसी का मेन सब्जेक्ट है और बायो एक्स्ट्रा है तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा साल भर। अगर बायो मेन सब्जेक्ट है और मैथ जो है वह एक्स्ट्रा है तो इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। केवल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट मैथ होगा तो मैथ का, बायो होगा तो बायो का, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी का 200 रुपए प्रति विषय के हिसाब से मासिक शुल्क लगेगा। अगर एक बार पेमेंट करना होगा तो वो भी बहुत कम लगेगा। सीमित सीटें हैं, और जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वह कम शुल्क में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के कार्यालय में आकर के संपर्क करें और नामांकन करवा लें। टॉपिक पर आते हैं बच्चा लोग, और अभी का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी इकोसिस्टम, जो कि 12th क्लास का टॉपिक है। और इस 12th क्लास में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? सौर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वह सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? कौन है जो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक जो है वह अवशोषण करता है? तो शैवाल जो होता है वह सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो जैविक घटक है वह उत्पादक है बच्चा, यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न जो है वो हम देखेंगे और अगला प्रश्न है 20 नंबर जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो एक से अधिक पोषण स्तर पर रहने वाला जो है वह पादप प्लावक भी है, जंतु प्लावक भी है और मछली भी है। अर्थात इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है कि इनमें से सभी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। इस तरीके से इकोसिस्टम चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस एक वीडियो में इकोसिस्टम चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर होगा जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या होगा बच्चा लोग? तो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो हम लेकर के आए हैं, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी नजरों में भी कुछ ऐसे धारदार प्रश्न होंगे जो आपने चुने होंगे, लेकिन उस पर आपका डाउट होगा। तो अगर डाउट होगा इस चैप्टर से तो आप निश्चित तौर पर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना दिया जाएगा। बच्चा लोग, सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर का जो है वो आपके समक्ष है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चा? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो अभयारण्य है यह मुख्य रूप से शेर के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और गिर अभयारण्य जो है वह प्रसिद्ध है शेर के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे लाल, 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो आखिर सुरक्षा किसको प्रदान किया जाता है? तो फ्लोरा और फाउना दोनों का जो है वह सुरक्षा दिया जाता है। फ्लोरा और फाउना दोनों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। रेड डाटा बुक में क्या जो है वह सम्मिलित किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, रेड डाटा बुक में मुख्य रूप से विलुप्त होने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, दुर्लभ पौधों के बारे में बताया जाता है, विलुप्त हो रहे पौधों के बारे में बताया जाता है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची होती है उसके बारे में बताया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे लाल? अगला है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गेंडा अभयारण्य जो है वह असम में स्थित है, यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो संख्या है वह 34 है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है वह बीज बैंक है। बीज बैंक में क्या किया जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को ले जाकर के और बीज बैंक में संग्रहित कर दिया जाता है, तो उस बगीचे से बीज बाहर निकल करके एक बीज बैंक में जो है वह अवस्थित रहता है, सुरक्षित रहता है, तो इसीलिए वह जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। और भी है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है वह जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, वो उसी स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान उसको घोषित कर दिया जाता है, उधर मानव गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इसीलिए उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, जिसमें बाघ, चीता, भालू सब लोग सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो मानव जाएगा और शिकार करके सबको मार देगा, तो उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? कौन है जो संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो संकटग्रस्त स्पीसीज जो है वह निफेंथिस है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक विविधता जो है वह आम की है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा
किसे प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा है वह पारिस्थितिक तंत्र को प्रदान किया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे लाल कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? कौन सा है जो जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि जंगल में कोई प्रजाति का पौधा है जो विलुप्त होने की कगार पर है, जहां पर आखेटक करने वाले शिकारियों ने, साथ ही साथ लकड़हारों ने, वनवासी समूहों ने, आदिवासी समूहों ने उस पेड़ की बहुत कटाई की है, वह विलुप्त होने वाला है। तो उसको वहां से उठा करके यानी जड़ सहित मिट्टी सहित उखाड़ करके छोटे से पौधे को और किसी वानस्पतिक उद्यान में लगा दिया जाता है, जहां पर उसका बायोलॉजिकल नेम, जहां पर उसका फेमस नेम जो औपचारिक रूप से हम लोग बातचीत में कहते हैं, तो उन सब का जो है, जैसे आम का मैग्निफेरा इंडिका होता है, तो वो सारा नाम उस पर लिख करके वानस्पतिक उद्यान में क्या कर दिया जाता है? सुरक्षित कर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो भाई वानस्पतिक उद्यान में स्वस्थानीय संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि वानस्पतिक उद्यान में दूर जंगल से पौधों को ला करके सुरक्षा दिया जाता है, तो यह बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, स्वस्थानीय का नहीं है। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि हुलॉक गिबन पाया जाता है। हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? तो हुलॉक गिबन जो है वह काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। एंटीलॉप सेर्बी-क्रापा क्या है? एंटीलॉप सेर्बी-क्रापा जो है वह मुख्य रूप से एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो अगला प्रश्न है बच्चा कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो 28 जुलाई यहाँ नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि विश्व संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वह 28 जुलाई को मनाया जाता है। मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य अवस्थित है। तो मानस अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? क्या असम में अवस्थित है, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, कहाँ अवस्थित है? तो मानस जो अभयारण्य है वह असम में अवस्थित है, अर्थात स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, यही बताना है। निम्न में से कौन विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो विलुप्त प्राय प्रजाति जो है वह निपेंथिस है। निपेंथिस है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बीज बैंक है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता जो है वह 7 मिलियन है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत की जैव विविधता है वह विश्व की कुल जैव विविधता का जो है वह मुख्य रूप से 8.1% है। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का क्या कारण था? तो 200 से अधिक जातियों के विलोपन का मुख्य कारण विदेशी जातियों का आक्रमण था। विदेशी जातियों ने विक्टोरिया झील की सिलचिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप विक्टोरिया झील की सिलचिड मछलियां कम हो गई, अर्थात वह विलुप्त धीरे धीरे हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? कौन है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो गैंडा। गैंडा जो है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में जो संरक्षित जैव मंडल है वह मुख्य रूप से 23 है, यही इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चा लोग हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया, जो चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसके बाद एक और जो है वो हम लोग चैप्टर देखेंगे और इसी एक वीडियो में उसको भी कंप्लीट करेंगे, और वो होगा इन्वायरमेंटल इशू, अर्थात पर्यावरणीय मुद्दे। क्या होगा बच्चा लोग? पर्यावरणीय मुद्दे। तो हम लोग अब जो अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दों से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, और संभावना है कि इस वर्ष भी इस अध्याय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का तो डिस्कशन चल रहा है।
जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे बच्चा कि बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। तो जो बढ़ता हुआ कैंसर है, त्वचा कैंसर, और उत्परिवर्तन का दर का अधिकता आखिर किसके कारण है। तो यह मुख्य रूप से ओजोन परत में कमी के कारण है। ओजोन परत जब पतला हो जाता है और पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आने लगती हैं और मनुष्य के चर्म पर पड़ती हैं, चमड़ा पर पड़ती हैं, चाम पर पड़ती है, तो त्वचा कैंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह नाइट्रोजन नहीं है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से मनुष्य जब वृक्ष को काट रहा था तो उसी से जो है यह संबंधित है। चिपको आंदोलन में जो है क्या हुआ था कि सभी लोग वृक्ष को बचाने के लिए उसी से चिपक गए थे, ठीक है ना। तो मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से यह संबंधित है। SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो SO2 किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है भाई। तो SO2 प्रदूषण का सूचक यह है कि जहां SO2 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, वहां लाइकेन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो लाइकेन जहां होता है वहां SO2 प्रदूषण ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे अम्लीय वर्षा के कारक। अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन है भाई। कौन कौन है जो अम्लीय वर्षा के कारक हैं, मुख्य कारक है। तो मुख्य कारक NO2 और SO2 है। क्या है, NO2 और SO2 है। लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है, SO2 के प्रदूषण का सूचक है। मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता कितना सहन कर सकता है। तो साधारणतः जो मानव है वह 20 से 30 डेसिबल का ध्वनि सहन कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। कौन सा मानक है जो सही है। तो वह है 20 से 30 डेसिबल। हम मानव, आप भी मानव, यह समग्र पृथ्वी पर रहने वाले जितने मानव हैं वह 20 से 30 डेसिबल तक ही ध्वनि को सह सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर कान का चदरा फट जाएगा, कान से खून निकलने लगेगा, मृत्यु तक हो सकती है, बहरे तक हो सकते हैं। ज्यादा ध्वनि रहेगी तो मृत्यु, 22 डेसिबल से ज्यादा रहेगा तो बहरे हो सकते हैं। चदरा जो है वो फट जाएगा, कान का जो पर्दा होता है फट जाएगा। प्रकाश, रासायनिक, धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। तो प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा है वह सल्फर डाइऑक्साइड, पैन और धुआं से बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा कि मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। जो हीम अंधता आ जाती है उसका मुख्य कारण क्या है। तो हीम अंधता का मुख्य कारण स्वच्छ मंडल का हीम अपर्दन है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो जो ओजोन परत की इकाई होती है मोटाई मापने की वह डॉब्सन इकाई होती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से जो है मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, यानी इनमें से सभी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जब होती है बच्चा तो उस अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 होता है जो अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें NO2 SO2 अभिक्रिया करके H2SO4 बना करके क्या करता है, NO2 SO2 अभिक्रिया करता है। जब NO2 SO2 अभिक्रिया करता है तो वैसी स्थिति में वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि अम्ल राज कहा जाता है वह क्या करता है, तो मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और उसकी अम्लीयता जो होती है वह 4 होती है। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। तो जैव आवर्धीकरण का कारण पारा और DDT को माना जाता है, अर्थात A और B दोनों होगा। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। जो जल में ई कोलाई होता है उसकी अधिकता जो है वह किसकी सूचक है। तो जल में जो ई कोलाई होता है वह वाहित मल जल प्रदूषण का सूचक होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। जो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो नाइट्रोजन नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उस फोटोकेमिकल स्मॉग में सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं होता है, PAN नहीं होता है, पैन नहीं होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं होते हैं। यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है हम देखेंगे बच्चा
कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? तो वायु का। किसका? तो वायु का। अब ऑप्शन दिया ही है तो यहां लिखने का जरूरत क्या है कि भाई वायु का प्रदूषक है, लिखने का जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन जो है बच्चा मुख्यतः प्रदर्शित करने वाला, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला मुख्यतः जो है वह पारा है और डीडीटी है, दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो इसी वजह से ए और बी ऑप्शन सी में दिया है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या निकलता है? तो सबसे प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ता है कि जीन उत्परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ? परमाणु बम पटक दिया गया, फोड़ दिया गया, तो उसके बाद वहां जो जन्मे हुए लोग थे वह अपंग थे। किसी का हाथ बड़ा था तो किसी का चेहरा इधर बड़ा था, इधर ऐसे लटका हुआ था। ये सब जीन उत्परिवर्तन के चलते हुआ था। तो जहां कहीं भी रेडियोधर्मी प्रदूषक होता है, रेडियो एक्टिविटी एज अ पॉल्यूटेंट वहां प्रेजेंट होता है, तो वहां पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ता है बच्चा कि जीन उत्परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। तो सबसे अधिक जो समस्या उत्पन्न करता है बच्चा वह जलकुंभी है। जलकुंभी ही जो है यह समस्यात्मक जो है वह जंगली घास है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो रंध्र तथा जड़ों का जो अभाव होता है बच्चा वह हाइड्रिला में होता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो खुला जलता हुआ ढेर के रूप में इसे अपनाया गया था बच्चा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो एक व्यवस्थित कीटनाशक के रूप में फुराडैन को माना जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो विश्वव्यापी उष्णता का कारण क्या नहीं है यही बताना है। तो मुख्य रूप से विश्वव्यापी उष्णता का जो कारण है वह ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में सत्य है? तो बात कर रहे हैं जैव खेती के बारे में, जिसमें कि जैविक चीजों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है विकल्प में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, तो यही असत्य है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए फ्रियॉन सबसे अधिक हानिकारक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? SO2 के प्रदूषण से जो है वह हरित लवक प्रभावित होता है। हरित लवक प्रभावित होता है और लाइकेन की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। हरित लवक प्रभावित होता है और लाइकेन की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। लाइकेन की बढ़ी हुई मात्रा से भी यह पता चलता है कि हाँ वहां पर SO2 प्रदूषक जो है अत्यधिक उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ऑक्सीजन गैस नहीं थी बच्चा लोग। यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल। और इस तरीके से बच्चा लोग हमने इस वीडियो में टोटल 3 चैप्टर्स जो है वह इंक्लूड किए हैं। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में ये तीनों ही चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, उपयोगी साबित होंगे। मन लगा करके पढ़िए। जहां कोई डाउट हो इन चैप्टर्स में तो आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप जो भी प्रश्न कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगला टॉपिक उसी वीडियो से, अगला टॉपिक जो है वह उसी से रिलेटेड होगा। निश्चित तौर पर आप अपना जो डाउट है वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।